हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आपकी डेली करंट अफेयर्स और पीआईबी की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले आरबीआई ग्रेड बी के स्टूडेंट्स के लिए एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, किसी की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए बेस्ट सोर्स है बिगनर टू बैंकर कोर्स। इसमें आपको बेसिक टू एडवांस्ड वीडियो क्लासेस मिल जाएंगी कॉन्सेप्ट्स की, आपको पर्सनल गाइडेंस मिलती है, आशुतोष सर की सिलेबस आपका कवर होगा, स्टडी नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, डाउट क्लियरेंस सपोर्ट भी आपको ईमेल के थ्रू मिलता है। कोर्स को लेने का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। मतलब एक कोर्स में तीनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो रही है। आप बताओ कहाँ मिलता है आपको ऐसा। और प्राइस सुनोगे ना तो और भी ज़्यादा अच्छा है। स्टैंडर्ड और प्रो दो वर्जन्स में अवेलेबल है। स्टैंडर्ड सब कुछ आपका ऑनलाइन रहेगा। देखो अब एआई का ज़माना है, सब ऑनलाइन ही चाहिए होता है। सिर्फ 4899 रुपीज़ का है, 3 एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन हो जाएगी। और इसके साथ साथ आपका प्रो वर्जन है। प्रो वर्जन आपका ऑनलाइन तो जो है वो सब रहेगा ही, प्लस आपको आपकी आरबीआई ग्रेड बी की फ़ेज़ 2 की बुक्स होम डिलीवर्ड होती हैं। उसका प्राइस आपका 8499 रुपीज़ है। जल्दी जाइए अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोर्स ज्वाइन कीजिए, अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए। चलिए आपकी आज की क्लास शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ है, इंडियन गवर्नमेंट शार्पली इंक्रीज द विंडफॉल टैक्स ऑन डीजल एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल। देखिए विंडफॉल टैक्स आपका बेसिकली जो एक्सपोर्ट्स करती हैं ना, यहाँ से जो भी ऑयल कंपनीज़ हैं वो बाहर भेजेंगी अगर आपका डीजल या फिर एविएशन टर्बाइन फ्यूल, तो उन्हें ज़्यादा एक्सपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी, यानी कि उनको महंगा पड़ेगा बाहर बेचना। ये क्यों किया गया? देखो हमें पता है वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस चल रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आपका ब्लॉकेडेड है और बहुत सारी जो आपकी फैसिलिटीज़ थी जहाँ से ऑयल आता है उनको वो डिस्ट्रक्ट हो चुकी हैं। तो इस वजह से आपके फ्यूल शॉर्टेजेस जो डोमेस्टिक हमारी कंट्री लेवल पर होंगे उससे डील करने के लिए, प्लस क्या है देखिए जो भी रिफाइनर्स है ना, इंडिया ऑयल खुद नहीं हम प्रोड्यूस करते पर हम रिफ़ाइन बहुत करते हैं, एंड रिफाइनरीज जो हैं वो फिर रिफ़ाइन करके उससे बाहर बाकी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करती है। वो क्या है कि उन्हें यही है कि रिफाइनर्स प्रॉफिट्स कमा रहे हैं फिर बाहर बेच के, क्योंकि हमें ही नहीं ना सारी कंट्रीज़ को दिक्कत आ रही है तेल की। इससे कॉम्बैट करने के लिए उन्होंने ये जो आपका एक्सपोर्ट ड्यूटी या फिर जिसे विंडफॉल टैक्स कहते हैं वो बढ़ाया है। विंडफॉल टैक्स एक बार समझ लेते हैं क्या होता है। ये एक टैक्स होता है, टेम्परेरी लेवल का होता है, हमेशा नहीं लगता है, टेम्परेरी लगा देती है गवर्नमेंट। अगर कोई भी उनको स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ लगती हैं कि इन पे अब लगाना ज़रूरी है, कोई भी ऐसा कंडीशन आ गया है मेरी कंट्री के लिए, वो फेवर है। ऑयल एंड गैस पे बेसिकली ये लोग इसे लगाते हैं अगर इन्हें ज़रूरी लगती है कि जब जो ये कंपनीज़ है ना आपकी ऑयल कंपनीज़, ये बहुत ज़्यादा हाई प्रॉफिट्स अर्न कर रही हैं ड्यू टू एनी एक्सटर्नल इवेंट्स रेदर दैन देयर ओन इन्वेस्टमेंट और बिजनेस स्ट्रैटेजीज़। तो मतलब उनका कुछ इंटरनली नहीं उन्होंने कुछ ऐसे किया है कि अच्छा उन्होंने कुछ बड़ी अच्छी सी स्ट्रैटेजी निकाल रही है ना, कुछ बाहर ऐसा हो गया सोसाइटी में या दुनिया में जिसकी वजह से अब उन्हें हाई प्रॉफिट्स हो रहे हैं, और इसी वजह से ये विंडफॉल टैक्स उस टाइम सरकार इन पर लगाती है ताकि वो क्या हो, जो भी वो एक्स्ट्रा उनको गेन हो रहा है ना इन चीज़ों की वजह से, वो सरकार ले सके। इस केस में विंडफॉल क्या है, हमें पता है कि क्राइसिस की वजह से आपका जो ऑयल प्राइसेस हैं वो $100 पर बैरल से भी ऊपर जा चुका है। एंड इसलिए पर्पस क्या होता है इसका, टू प्रिवेंट प्रॉफिटियरिंग फ्रॉम अ ग्लोबल क्राइसिस एंड टू इंश्योर दैट पोर्शन ऑफ दीज एक्स्ट्रॉर्डनरी गेन्स। देखो एक्स्ट्रॉर्डनरी गेन्स है क्योंकि सिचुएशन ही जब एक्स्ट्रॉर्डनरी है, अलग सी है, तो एक्स्ट्रॉर्डनरी गेन्स सरकार इन्हें मानती है और वो कहती है कि जो ये हो रहे हैं उसका फ़ायदा सरकार को भी आए, क्योंकि देखो जब सरकार के फंड में पैसा आएगा तो फाइनली, क्योंकि अब देखो जब तेल महंगा हो रहा है, सरकार तो अब इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी कंट्री में तो उनको सब्सिडी तो देनी पड़ेगी तेल में, तो इसी विंडफॉल टैक्स से जो कमाई होती है ना, सरकार अल्टीमेटली फिर सब्सिडीज़ देती है आगे तेल पे। मतलब देखो वो पूरा चक्कर घुमाती है। और नोडल एजेंसी कौन सी है, कौन ये बताती है कि ये टैक्स अब लेवी होगा, कितना होगा, कितने टाइम तक के लिए होगा, वो है आपकी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। चलिए नेक्स्ट है, टू बी ऑन इलेक्टोरल रोल टू वॉट इज़ अ सेंटिमेंटल राइट। तो ये सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट आई है कि हमारा जो वोट देने का अधिकार है ये हमारे सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है। तो देखिए ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है ही, लेकिन उसके साथ उन्होंने कहा ये आपका सेंटिमेंटल राइट भी है। एक बात याद रखना, जो आपका राइट टू वोट है ना, स्टैट्यूटरी राइट है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इसे बोल देते हैं, पर ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये बात हमेशा याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम्स में। इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। राइट टू वोट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और या फिर अब वो सेंटिमेंटल राइट इसे बोला गया है।
तो देखिए आजकल काफ़ी आपने न्यूज़ सुनी होगी कि वेस्ट बंगाल में आपका पूरा एक्सरसाइज हुई है, जिसमें आपके पूरे इलेक्टोरल रोल्स जो हैं उनमें नाम काफ़ी डिलीट किए गए हैं। तो उसी के लिए केस था, सुप्रीम कोर्ट में केस आया, जिसके लिए बेंच आपके जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी हैं और जस्टिस जोए माल्या बागजी, इनका बेंच इसे सुन रहा है इस केस को। ठीक है, उन्होंने ये स्टेटमेंट इसी केस के टाइम दी है। चलिए राइट टू वोट की ना थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं इंडिया में। तो देखो जब प्री इंडिपेंडेंस एरा था, कॉलोनियल टाइम्स थे, सो वोटिंग रिस्ट्रिक्टेड थी, बहुत कम लोगों को 13% ऑफ द पॉपुलेशन को सिर्फ मिलती थी। ठीक है, जो टैक्स पे करते थे या एजुकेटेड थे उनको। देन 1950 में जब आज़ादी के बाद आपका यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज मिला, यानी कि जो भी एडल्ट हैं उनको राइट टू वोट मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे सिटीजन्स को राइट मिला। और 1950 में कब मिला? जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ, तो उन्होंने कहा कि ये आपको रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, कास्ट एंड वेल्थ, ये राइट हर एडल्ट को होगा। ठीक है, उस टाइम एडल्ट किसे माना गया था? जो 21 साल या उससे ऊपर है। फिर 1988 में ना इस एज को रिवाइज़ किया गया। उन्होंने कहा एडल्ट 21 से ऊपर नहीं, 18 साल या उससे ऊपर हम एडल्ट की डेफिनेशन को मानेंगे। और ये आपका एज चेंज की गई थी थ्रू 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 में इसे पास किया गया। चलिए लॉज और आर्टिकल्स भी देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जो आपके वोटिंग से ज़रूरी हैं। सबसे पहले है आर्टिकल 324। इसमें इलेक्शन कमीशन के बारे में उनको पावर दी गई है कि जो भी इलेक्शन से रिलेटेड है सब कुछ उन्हें करना है। देन आर्टिकल 325 है आपका, उसमें है कि नो पर्सन कैन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम इलेक्टोरल रोल ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। तो ये जो आपका आर्टिकल 325 है ना, ये बहुत ज़रूरी रहेगा इस केस में। देन आर्टिकल 326 की अगर मैं बात करूँ, उसमें आपके यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज को डिफाइन किया गया है कि जो कोई भी 18 साल या उससे ऊपर है उनको राइट टू वोट है, अनलेस वो उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। डिस्क्वालिफिकेशन किस बेसिस पे हो सकती है? किसी का अनसाउंड माइंड है, कोई क्रिमिनल है, वो ऐसे ही सिर्फ बेसिस पे हो सकती हैं। देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, तो ये बहुत ज़रूरी एक्ट है। इसमें क्या है, सारे रूल्स लिखे गए हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एंड क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स। देन आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 भी है, उसमें कैसे इलेक्शंस कंडक्ट करने हैं, पार्टीज की रजिस्ट्रेशन, इलेक्शन डिस्प्यूट्स कैसे डील होंगे, वो सब कुछ इस एक्ट में बताया गया। चलिए नेक्स्ट है मिशन पोषण 2.0 स्ट्रेंथनिंग इंडियाज न्यूट्रिशन इकोसिस्टम। तो ये आपका पूरा आर्टिकल आया था पीआईबी में ऑन मिशन पोषण 2.0। देखो हम ना यहाँ पे हाइलाइट्स पढ़ते हैं, अगर आपके पास टाइम है, आप और जानना चाहते हो तो पीआईबी में जाके ना खुद भी आप पढ़ सकते हो, कोई भी अगर आर्टिकल आपको लगता है कि हाँ मुझे इसके बारे में और पढ़ना है। एंड पीआईबी देखो बहुत अच्छा सोर्स है, पढ़ो। एग्ज़ाम आजकल डिमांड एग्ज़ाम की ऐसी हो चुकी है कि पढ़ना ज़रूरी हो चुकी हैं साइट्स। ठीक है, हम हाइलाइट्स तो लेके आते हैं, पर खुद पढ़ने का देखो अलग असर पड़ता है। पीआईबी पढ़िए, आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट की नोटिफिकेशंस पढ़िए, बहुत अच्छा आपका एक बेस बन जाएगा करंट अफेयर्स का। चलिए इस मिशन के बारे में बात कर लेते हैं। सो ये जो मिशन 2.0 है, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का है। इसमें बेसिकली आपका पोषण है ना, तो यानी कि मैल न्यूट्रिशन कोई भी आपके बच्चों में, एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, प्रेग्नेंट विमेन या लैक्टेटिंग मदर्स हैं, इन सब में, तो इन चारों में अगर कोई भी उनको खान पान की कमी हो रही है जिसकी वजह से वो पूरा ग्रोथ नहीं ढंग से कर पा रहे हैं, उस सब पर ध्यान दिया जाता है, मतलब उन्हें पोषण दिया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इस स्कीम को ना 3 स्कीम्स होती थी पहले ना इस मिनिस्ट्री की, उसको मर्ज करके उन्होंने एक स्कीम बना दिया। ठीक है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, पोषण अभियान और स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स करके मिक्स करके एक ही बना दिया। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें आपका देखो मेजरली ना अब जो स्कीम्स है ना, पहले इनपुट बेस्ड होती थी, ठीक है हम कितना दे रहे हैं, अब ना मोस्टली सब आउटपुट बेस्ड होगी कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, आउटकम बेस्ड हो चुकी हैं। ठीक है, सो इसमें क्या है, जैसे चाइल्ड लाइफ के फर्स्ट 1000 डेज पे आपका फोकस है। इवन कि आपको अभी पता होगा, अभी हमने पीछे न्यूज़ भी की थी, आपका पोषण सप्ताह, पोषण माह, उसकी भी यही आया था कि 1000 डेज बच्चों के जो फर्स्ट होते हैं ना किसी भी बच्चे की ज़िंदगी के, वो बहुत ज़रूरी होते हैं उसकी ग्रोथ के लिए। और इसमें आपके टारगेट पिलर्स क्या रहते हैं? मेटर्नल न्यूट्रिशन, इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग नॉर्म्स, ट्रीटमेंट ऑफ मैम विच इज़ योर मॉडरेट एक्यूट मैल न्यूट्रिशन एंड सिवियर एक्यूट मैल न्यूट्रिशन एंड वेलनेस थ्रू योर आयुष प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो ये सब इसके पिलर्स हैं अंडर इसकी जो स्कीम है उसके अंतर्गत। चलिए और देख लेते हैं क्या पिलर्स को। सक्षम आंगनवाड़ीज़, तो देखो अब पहुंचाएंगे कैसे, तो आपके आंगनवाड़ीज़ को बेसिकली सेंटर बनाया गया है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है,
इवन की स्मार्ट लर्निंग एड्स, ऑडियो विजुअल टूल्स, ये सब कुछ टू इम्प्रूव अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड एनवायरमेंट। देन पोषण ट्रैकर, तो एक आपका प्लेटफॉर्म बनाया गया है, उसमें क्या है रियल टाइम ना पूरी की कितना न्यूट्रिशन सर्विस डिलीवरी सही से हो रहा है नहीं हो रहा है वो सब ट्रैक करते हैं। एंड इसमें क्या है, इसमें आपके इवन की जो बेनिफिशरीज हैं उनका हाइट वेट सब कुछ मंथली ट्रैक करते हैं कि एक्चुअली में फ़र्क आ रहा है, आउटकम दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। देन इसके साथ साथ देखिए अब एक मिनिस्ट्री का काम नहीं है, तो कन्वर्जेंस हो रही है बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ के बीच में, आपकी वाटर एंड सैनिटेशन, रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ, सारी मिनिस्ट्रीज़ मिलके इस पर काम कर रही हैं। चलिए इनोवेशन भी क्या है, पोषण भी पढ़ाई भी। तो अब देखो इसमें ना स्कीम में सिर्फ पोषण पर नहीं कर रहे हैं, वो पढ़ाई भी, वो कह रहे हैं कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन भी ज़रूरी है। और आंगनवाड़ी सेंटर्स को अब सिर्फ फीडिंग सेंटर्स की जगह उन्होंने हाई क्वालिटी प्री स्कूल्स भी बना दिया है बच्चों के लिए। देन कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, जैसे कि आपका पोषण माह, पोषण पखवाड़ा, ठीक है, तो ये आपका सितंबर और मार्च में होता है रिस्पेक्टिवली। सो इसके बारे में अभी हमने पीछे न्यूज़ भी की थी। एंड इसमें क्या है, देखिए अवेयरनेस क्रिएट की जाती है कि सारा आपको क्या बच्चों को देना चाहिए, न्यूट्रिशन कैसे होना चाहिए, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसका क्या न्यूट्रिशन होना चाहिए, क्योंकि ना लोगों को ना अभी भी पता नहीं है, हमें अपने ही नहीं पता होता कि हमें खाना क्या चाहिए नहीं चाहिए। जैसे आप जानते हो कि आजकल प्रोटीन को लेकर लहर चली हुई है इंडिया में। सो यही है कि इन चीज़ों के बारे में जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ पोषण वाटिकास, सो इसमें क्या है, वाटिकास मतलब पूरे ना ऐसे फ्रूट वेजिटेबल्स लगा के अच्छे अच्छे आंगनवाड़ी के बैकयार्ड्स बनाए जा रहे हैं। चलो नेक्स्ट है, सम्राट चौधरी टुक द ओथ एज द 24th चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार ऑन April 15, 2026। तो ये जो हैं ये आपके फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बने हैं ऑफ बीजेपी इन द स्टेट ऑफ बिहार। और ये आपके इससे पहले देखिए नीतीश कुमार जी थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है अपने पोस्ट से। क्यों रिज़ाइन किया है, क्योंकि वो अब आपके मेंबर ऑफ राज्यसभा बन गए हैं, उन्होंने राज्यसभा के मेंबर के रूप में ओथ ले लिया ऑन April 10। चलिए नेक्स्ट है, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी अनाउंस डेवलपमेंट ऑफ सरल एआई। तो सरल एआई फुल फॉर्म है आपका सिंप्लीफाइड एनालिसिस ऑफ रिसर्च एंड लैब वर्क। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, जितना भी हमारा साइंटिफिक वर्क है ना इंडिया का, ठीक है, इतना कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब खोल के देखो आर्टिकल ना ऐसे लगेगा अरे पहली लाइन में मुझे ना 10 वर्ड समझ में ही नहीं आए, लिखा क्या हुआ है, मतलब मेरे लिए अलग ही भाषा है। तो उसको ना कैसे आसान भाषा में लेके आएँ कि जिससे लोगों को समझ आए, तो वही आपका बेसिकली इसमें सब कुछ होगा सरल एआई में। और इसे डेवलप कर रहा है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। और इसमें क्या होगा कि अभी सारा जो भी पब्लिकेशन है सब कुछ है ना, इसे पॉडकास्ट, शॉर्ट वीडियो, पोस्टर्स, ऐसे अलग अलग सोशल मीडिया कंटेंट में वो कन्वर्ट करेंगे 18 इंडियन लैंग्वेजेस में। चलिए नेक्स्ट है, अनीता चौधरी जी, अ डेडिकेटेड फॉरेस्ट गार्ड फ्रॉम राजस्थान वाज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस WWF इंडिया मछली अवार्ड। तो अनीता चौधरी जी ना फॉरेस्ट गार्ड है, अभी शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है राजस्थान के परन डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर ये पोस्टेड है, ठीक है। इन्होंने देखिए बहुत अचीवमेंट्स हैं, इन्होंने बहुत वाइल्ड एनिमल्स को आज तक रेस्क्यू किया है। एक बल्कि इनकी कहानी है, हो सकता है आपने सोशल मीडिया में देखी भी हो, कि ना एक 70 ईयर ओल्ड वूमेन थी, वो जैसे अपने उस पर मंजी होती है ना उस पर लेटे हुए थे, तो उनके ना नीचे क्रोकोडाइल चला गया था, उनके उसके नीचे कॉट के नीचे 6 फुट लॉन्ग था, ठीक है, मतलब सोचो कितना बड़ा। तो वहाँ पे उन्होंने कैसे उसको निकाला, ये सब कुछ उसको रेस्क्यू किया, तो ये उनकी बहुत फेमस स्टोरी है। चलिए WWF मछली नेशनल अवार्ड के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो अवार्ड है ना, मछली एक रणथंभौर नेशनल पार्क में टिग्रेस होती थी, ठीक है, तो उनके नाम पर इसे रखा गया है क्योंकि बहुत ऐसे फियरलेस स्ट्रॉन्ग टिग्रेस होती थी। एंड ये उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें बेसिकली जो भी फॉरेस्ट गार्ड्स हैं, रेंजर्स हैं, जो बहुत अच्छा काम करते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और बेसिकली अगर वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू करते हैं, एंटी पोचिंग, कोई भी ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट, किसी भी फील्ड में वो काम करते हैं तो उन्हें दिया जाता है। 2026 में जो प्राइज़ मिला है अनीता चौधरी जी को, उन्हें एक सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन मिला है प्लस 50,000 रुपीज़ कैश मिला है। और ये इनिशिएटिव है आपका WWF इंडिया और प्रभा खेतान फाउंडेशन मिलके ये अवार्ड देती है। चलिए नेक्स्ट है 163rd एडिशन ऑफ द विस्डन क्रिकेटर्स एल्मानैक। तो ये ना जो आपका विस्डन क्रिकेटर एल्मानैक है ना, ये बहुत मतलब क्रिकेट फील्ड में वो कहते हैं ना अवार्ड्स मतलब माने हुए हैं कि ये किसको कहते हैं, किसको बनाते हैं, लीडिंग क्रिकेटर्स ये बताते हैं, बेस्ट 5 क्रिकेटर्स, तो वो होता है ना अपने उसका क्रिकेट फील्ड का एक तरह से टॉप पे है।
सो विजडन लीडिंग क्रिकेटर्स हैं इन द वर्ल्ड 2025 के लिए। सो ये इन्होंने अभी निकाली है लिस्ट, बट ये जो नाम है ये रिलेट करते हैं पिछले साल के डेटा के बेस पे उन्होंने निकाले हैं। सो लीडिंग मेन क्रिकेटर बने हैं मिशेल स्टार्क जी, जो ऑस्ट्रेलिया से हैं। लीडिंग विमेन क्रिकेटर इंडिया की दीप्ति शर्मा बनी हैं, तो क्लैपिंग है उनके लिए। देन लीडिंग T20 क्रिकेटर इंडिया के अभिषेक शर्मा, क्लैपिंग। अभी तो बहुत क्लैपिंग होगी, इंडिया को बहुत अवार्ड्स इसमें मिले हैं। सो विजडन 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर भी वो निकालते हैं। 5 क्रिकेटर्स में शुभनाम गिल जी, रविंद्र जडेजा जी, ऋषभ पंत जी, मोहम्मद सिराज जी, सब इंडिया से, मतलब 4 तो इंडिया से ही आए हैं। एंड देन फाइनली आपके 5th हैं हसीब हमीद, जो नॉटिंघमशायर से हैं। तो मतलब बहुत क्लैपिंग है, सराहना है इन लोगों की। देन इसके साथ साथ विजडन ट्रॉफी बेस्ट टेस्ट परफॉर्मेंस भी शुभनाम गिल जी को मिला है, और लीडिंग स्कूल क्रिकेटर अवार्ड मिला है रोहन लूथरा, जो ईटन कॉलेज से हैं। चलिए नेक्स्ट है इंडियन लॉन्ग डिस्टेंस रनर सावन बरवाल जी, स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाय ब्रेकिंग 48-year-old नेशनल रिकॉर्ड एट NN मैराथन रॉटरडैम, जो नेदरलैंड्स में आपका हुआ। तो उन्होंने नया रिकॉर्ड बना दिया है, इसमें इंडियन रिकॉर्ड तोड़ा है, नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है, ये बात याद रखना। सो वो उन्होंने 2 घंटे 11 मिनट 58 सेकेंड्स में ये 58 सेकेंड में किया है। ओल्ड रिकॉर्ड ना इससे पहले शिवनाथ सिंह जी का था, उन्होंने ये पूरा मैराथन 2 घंटे 12 मिनट में किया था 1978 में, ठीक है। चलिए अब रैंक, ओवरऑल रैंक सवन बरवाल जी का इसमें आपका मैराथन में 20th रहा है, और ये इंडियन आर्मी से हैं। ये बेसिकली आपके मंडी डिस्ट्रिक्ट से हैं ऑफ हिमाचल प्रदेश। चलिए इसके साथ साथ देखिए मैराथन में 2 इंडियन मैराथनर्स थे, सावन बरवाल जी और गोपी थोनाकाल जी, और दोनों ने क्वालिफाई कर लिया है अब 2026 एशियन गेम्स के लिए। चलिए नेक्स्ट है अंबेडकर जयंती और इक्वालिटी डे। तो हर साल ये अप्रैल 14 को आपका मनाया जाता है, और 2026 में 135th बर्थ एनिवर्सरी बनाई गई है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी की। सो बहुत, मतलब उनकी इतनी उन्होंने अचीवमेंट्स की है ना ज़िंदगी में, मतलब मेरे पास ना स्लाइड्स वो कई, मतलब ऐसे ही ना कई लोगों के बारे में मुझे बताने को होता है ना कि मैं पूरी शायद क्लास ले सकती हूँ, पर चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट ही कर सकते हैं। पर बहुत इन्होंने मतलब अचीवमेंट्स की हैं अपनी ज़िंदगी में। सबसे पहले ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट रहे हैं। सो ये ड्राफ्टिंग कमेटी थी ना जो कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके चेयरमैन थे, और इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर सबसे इंपॉर्टेंट मैं फंडामेंटल राइट्स कहूँ ना, कि हमें जो राइट्स मिले हुए हैं एज सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, उसका फोकस सब यही लाए थे। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है इसमें। इसके साथ साथ इन्होंने आर्टिकल 32 भी आपका डाला, विच इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज़, यानी अगर किसी का फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहा है उनको, तो उस राइट को कैसे वो ले, तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स, और इसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है आर्टिकल 32 को। देन इक्वालिटी के लिए भी देखिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में वैसे भी इतना काम किया, कॉन्स्टिट्यूशन में भी उन्होंने आर्टिकल 17 लाए, जो बेसिकली आपका ड्राइविंग फोर्स है फॉर एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। चलिए इसके साथ साथ वो विजनरी इकोनॉमिस्ट भी थे। तो देखिए सबको पता है वो लॉयर थे, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि इकोनॉमिक्स के फील्ड में भी उनका बहुत बड़ा योगदान था, मतलब वो उसके भी ज्ञाता थे। सबसे पहले और सबसे शायद शॉकिंग होगा, आरबीआई की इंस्पिरेशन उनसे आई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हम सब जानते हैं, हिल्टन यंग कमीशन ने उसका आइडिया दिया था, बट उनको भी पता है कहाँ से आइडिया आया था। तो किताब लिखी थी आपके BR अम्बेडकर जी ने, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, वहीं से आइडिया आया आरबीआई का, ठीक है। देन फाइनेंस कमीशन का कॉन्सेप्ट को भी इस्टेब्लिश करने में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, कि सेंटर और स्टेट के क्या फिजिकल रिलेशनशिप, कितना पैसा सेंटर से फ्लो करना चाहिए स्टेट को, वो सब फाइनेंस कमीशन देखती है, उसमें भी उनका योगदान है। फिर लेबर रिफॉर्म्स वो लाए, तो आपका जैसे कि 8 आवर वर्क डे, क्योंकि वो मेंबर थे ऑफ वाइसरॉय काउंसिल, तो ये प्री इंडिपेंडेंट इंडिया की बात हो रही है, तो उसमें उन्होंने 8 आवर वर्क डे की भी बात की, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इन सब चीज़ों पर भी उन्होंने काम किया। देन सोशल रिफॉर्मर तो वो थे ही बहुत बड़े, और वो दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट भी उन्होंने स्टार्ट की थी। उन्होंने 1927 में महाद सत्याग्रह किया था, तो नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट करते थे वो, जिसमें बेसिकली उन्होंने कहा था कि अनटचेबल्स जो हैं दे शुड बी अलाउड टू यूज़ वाटर फ्रॉम पब्लिक टैंक इन महाड महाराष्ट्र। तो देखिए एक जगह जब लहर शुरू होती है ना, फिर वो पूरी कंट्री में ना फैलने में टाइम नहीं लगता। देन कलाराम टेम्पल एंट्री, सेम उन्होंने टेम्पल एंट्री भी दलित्स की होनी चाहिए, अलाउड होनी चाहिए, उसके लिए भी उन्होंने मूवमेंट की थी, और सबसे पहले कलाराम टेम्पल में की थी। देन वो बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए थे, तो टूवर्ड्स जब उनकी लाइफ
थोड़े वो एजड हो गए थे, तो उन्होंने बुद्धिज़्म में वो कन्वर्ट हुए थे टू नारायणा बुद्धिज़्म। देन उनकी देखिए उन्होंने बुक्स किताबें भी बहुत लिखी हैं, मतलब बहुत वो होते हैं ना विद्वान इंसान थे वो। एंड उनकी जैसे बुक्स हैं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में उन्होंने लिखी थी, एंड हु वर द शूद्रास ये भी उन्होंने लिखी, द बुद्धा एंड हिज धम्मा ये भी उन्होंने लिखी, एंड मूक नायक एंड बहिष्कृत भारत ये उनके जर्नल्स थे बहुत फेमस। इसके साथ साथ और इन्फॉर्मेशन देखिए, उनका जन्म अप्रैल 14 1891 को मध्य प्रदेश में हुआ था। वो इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया था, जो इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड है। एंड की स्लोगन जो उन्होंने दिया था, एजुकेट एजुटेट एंड ऑर्गेनाइज। चलिए लास्ट न्यूज़ है आपकी, वैसाखी पुथांदू एंड खालसा पंथ फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन अप्रैल 14 2026। तो अप्रैल 14 को ये सब मनाए जाते हैं। तो सबसे पहले वैसाखी क्या है? वैसाखी बेसिकली आपका पंजाब रीजन का हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है। सो इसे पंजाबी न्यू ईयर भी बोला जाता है। फार्मर्स बेसिकली आपके पंजाब में इसे मनाते हैं। देन पुथांदू, पुथांदू आपका तामिल न्यू ईयर है, और ये आपके जो भी तमिलनाडु में या कहीं पे भी तामिल्स रहते हैं वो इसे बनाते हैं, क्योंकि उनके लिए एक तरह से अब साल की शुरुआत हो गई है। देन खालसा पंथ फाउंडेशन डे, तो ये सिख कम्युनिटी के लिए बहुत ही एक सीक्रेट डे है। सो ये बेसिकली 1699 में ना गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा क्रिएट किया था। सो खालसा बेसिकली प्योर वंस माने जाते हैं सिख कम्युनिटी में। सो टू एस्टैब्लिश अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बेस्ड ऑन करेज एंड इक्वालिटी, तो इसीलिए उसी उपलक्ष्य में ये दिवस आपका मनाया जाता है। चलिए क्लास आपकी यहीं तक थी, मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। आरबीआई ग्रेड बी, IBPS PO, SBI PO किसी की भी तैयारी करो, बेस्ट कोर्स है बिगनर टू बैंकर कोर्स। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। एंड 2 वर्जन्स में हैं, स्टैंडर्ड एंड प्रो। स्टैंडर्ड सारा ऑनलाइन रहेगा 4899 रुपीज़ का, प्रो आपका ऑनलाइन प्लस आरबीआई ग्रेड बी की फेज़ 2 की FM and ESI की बुक्स होम डिलीवर्ड होती है, 8499 इसका प्राइस रहेगा।